बच्चों देखिए, हमने पढ़ लिया धातुओं का निष्कर्षण। अब जैसे ही धातुओं का निष्कर्षण हम कर लेते हैं, फिर बात आती है किसकी? धातुओं के शुद्धिकरण की। देखिए सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है, आपका शुरू से लेकर के एक एक टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, पढ़ाया गया है। आपको हमारी राय यही है कि आप शुरू से वीडियो को जरूर देखें, और यदि इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करके आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसका जो नोट्स है, पीडीएफ नोट्स, वह टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम फाइनली यही पढ़ेंगे कि धातुओं का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम बारी बारी से धातुओं के शुद्धिकरण की चर्चा एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी धातुओं के शुद्धिकरण की दो विधियां उपयोग में ली जाती हैं। नंबर 1 आपका है भौतिक विधि। नंबर 1 कौन सा है? भौतिक विधि। और नंबर 2 आपका होता है रासायनिक विधि। अब देखिए जो आपका भौतिक विधि होती है, इसमें भी हम दो विधियों को काम में लेते हैं। एक विधि तो ऐसी है भौतिक यानी कि प्रत्यक्ष रूप से धातु को शुद्ध करना क्या कहलाता, किस विधि के अंतर्गत आता है? भौतिक विधि के अंतर्गत आता है, जिसमें आप यहाँ पे जो पढ़ेंगे वह किन विधियों के बारे में पढ़ेंगे? दो विधियों के बारे में, एक तो द्रवण और दूसरा प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। देखिए आप जब कक्षा 11वीं में जाएंगे तो बहुत सारी, कम से कम 10 विधियां आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी धातुओं के शोधन की भौतिक विधियों में, धातुओं के शुद्धिकरण की भौतिक विधियों में कम से कम 10 विधि आप पढ़ेंगे। और यहाँ अभी आप पढ़े रहेंगे कि धातुओं का शुद्धिकरण क्या होता है और किन किन विधियों से किया जाता है, तो आपको एक आइडिया रहेगा, ताकि चीजें आप जब वहां जाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं भौतिक विधि में धातुओं के शुद्धिकरण की जो भौतिक विधि है पहली, उसमें जो हमारा द्रवण है क्या होता है। जैसे कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे टीन और लेड, ये सब धातुएं क्या होती हैं? जल्दी से गल जाती हैं। क्या करती हैं? इनका गलनांक कम होता है और जल्दी से गल जाती हैं। तो जो द्रवण विधि है, लिक्विफिकेशन जो विधि है, मेथड है, उसमें क्या किया जाता है कि ऐसी धातुएं जो क्या होती हैं, जिनका गलनांक कम होता है और जो जल्दी से गल जाती हैं, उन धातुओं को क्या करते हैं हम? ऐसी भट्ठी काम में लेते हैं जिसे हम कहते हैं परावर्तक भट्ठी। परावर्तक भट्ठी। देखिए परावर्तक भट्ठी जो है आपको अभी आपके इस सिलेबस में नहीं दी है, हालांकि जब आप कक्षा 11वीं में जाएंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। क्या करते हैं? जो धातुओं के निष्कर्षण से प्राप्त धातु है, कहां से प्राप्त धातु है? धातुओं के निष्कर्षण यानी भर्जन अथवा निस्तापन से जो प्राप्त धातु होती है, उसे हम क्या करते हैं? परावर्तक भट्ठी में डालते हैं और उसका टेम्परेचर हम इतना करते हैं, कितना? कि धातुओं के गलनांक के बराबर, यानी कि धातुएं गल जाएं। और जब धातुएं गल जाती हैं तो परावर्तक भट्ठी की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि उसमें ढलान होती है। क्या होती है? ढलान होती है। और जब धातु पिघल जाती है तो धातु ढलान की तरफ बढ़ जाती है और अशुद्धियां वहीं की वहीं रह जाती हैं, जिससे हमारा धातु पूरी तरह से क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो अगर इसको हम एक स्टेटमेंट के रूप में अगर हम समझने का प्रयास करें, तो स्टेटमेंट के रूप में इसको हम अगर बनाएं तो देखिए जो हमने समझाया आपको कि जो टीन, लेड जैसी अन्य धातुएं हैं जिनका गलनांक कम होता है, यानी कि शीघ्रता से पिघलने वाली धातुओं को ढलान वाली परावर्तक भट्ठी में क्या किया जाता है? गर्म कर दिया जाता है। कितना तक? उनके पिघलने तक। तो गर्म जब किया जाता है तो जो धातु होती है पिघल करके ढलान की तरफ बह जाती है और जो अशुद्धियां होती हैं वहीं की वहीं रह जाती हैं, तो जिससे हमारा धातु क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और इस विधि को हम कौन सा विधि कहते हैं? द्रवण विधि कहते हैं। अब इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए जो आपका है प्रभाजी क्रिस्टलन, इसे हम कहते हैं जोन शोधन। क्या कहते हैं? जोन शोधन। ये हमारी दूसरी विधि है प्रभाजी क्रिस्टलन या जोन शोधन। यह भी भौतिक विधि का ही एक प्रकार है। देखिए इसमें क्या किया जाता है? एक गोल उष्मक है। यह क्या है? गोल उष्मक है, यानी कि यह एक गोला सा उष्मक, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? टेम्परेचर होगा। यह गर्म करेगा किसी भी वस्तु को। इसके बीच में जब रख दिया जाएगा इस प्रकार से, तो वह वस्तु को क्या करेगा? गर्म करेगा। तो हम करते क्या हैं कि जो हमारी अशुद्ध धातु की क्षण है, अशुद्ध धातु
की क्षण। तो जो हमारी अशुद्ध धातु की क्षण है जिसे हम निष्कर्षण से प्राप्त किए हैं भर्जन और निस्तापन के द्वारा, तो उस क्षण को हम क्या करते हैं, इस गोल उष्मक के अंदर क्या करते हैं, लगा देते हैं। और गोल उष्मक के अंदर लगाने के बाद इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं इसके गलनांक तक। कब कहाँ तक गर्म करते हैं, गलनांक तक, यानी कि जब तक यह पिघलना शुरू न कर दे, यह जो अशुद्ध धातु की क्षण है यह जब तक पिघलना शुरू न कर दे तब तक इस गोल उष्मक की सहायता से इसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और जब धातु पिघल जाती है, इसके एक सिरे को ही लगाया जाता है, पूरा नहीं, इसके एक सिरे को हम क्या करते हैं, गोल उष्मक में व्यवस्थित कर देते हैं और गोल उष्मक की सहायता से इसके गलनांक तक इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे इस अशुद्ध धातु की क्षण का एक सिरा जो होता है क्या होता है, पिघलने लगता है। अब कहानी इसमें यह है कि जब देखिए इसके एक सिरे को हमने इस गोल उष्मक में लगाया, यह पिघलना शुरू कर दिया। अब देखिए जो होता है, हमारी अशुद्धियां जो होती हैं वह द्रव में ज़्यादा घुलनशील होती हैं। जैसे अगर एक सपोज के लिए एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे जो गुड़ होता है, गुड़ का हम पाग बनाते हैं ना, गुड़ का सीरा बनाते हैं ना, तो गुड़ का जब हम सीरा बनाते हैं तो गुड़ को जैसे ही हम उसको टेम्परेचर देते हैं, गुड़ क्या होता है, पिघल जाता है और उसमें जो अशुद्धि होती है वह झाग के रूप में, गाज के रूप में क्या होती है, ऊपर आने लगती है। घर में आपने कभी भी सीरा बनाते हुए देखा होगा, चीनी का या गुड़ का, तो जब सीरा को बनाया जाता है तो गाज के रूप में उसमें अशुद्धियां क्या होती हैं, ऊपर आने लगती हैं। और जो हमारा प्योर गुड़ या प्योर जो चीनी होता है वह नीचे तली की ओर क्या करने लगता है, जाने लगता है, गाढ़ा होने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ठीक वही एकदम ठीक सटीक एग्जाम्पल वही इस पर अगर आप लगाएं, अगर एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेगा तो ये बेहतर आपको समझ में आएगा। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से होता है कि जब इसको गर्म किया जाता है तो यह क्या होता है, पिघलता है। तो अब जैसे ही यह पिघलेगा यानी द्रवित अवस्था में होगा तो इसमें जो अशुद्धियां होंगी वह कहां चली जाएंगी, एक तरफ चली जाएंगी। और इस क्षण के दूसरे सिरे को जब हम इधर की ओर क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, इधर की ओर बढ़ाते जाएंगे तो अशुद्धियां एक तरफ सिमटती जाएंगी और जो इधर वाली धातु होगी, जो पिघली हुई धातु होगी, वह क्या होगी, जैसे ही भाई कोई धातु है, लोहा है, अगर पिघल गया है उसको जब हम थोड़ा सा जब यह आगे जाएगा यानी कि यह इधर आकर के क्या होगा, ठंडा होगा, तो फिर से क्या होगा, ठोस में परिवर्तित होना शुरू कर देगा। और इधर जो आते जाएगा, पिघली हुई धातुएं जो ठोस होती जाएंगी वे कैसी धातु होंगी, ठंडा होने के पश्चात वे कैसी धातुएं होंगी, शुद्ध धातु होंगी। वे कैसी धातु होंगी, शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त होंगी। तो इस क्रिया को जैसे एक बार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो गई, उसी क्रिया को हमने क्या किया, फिर से दोहरा दिया। तो दो बार जब हम यह क्रिया कर देते हैं तो यह धातु हमारी पूरी तरह से क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसके लिए प्रायः हम सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के शुद्धिकरण के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि जो अशुद्ध धातु की क्षण है उसे हम क्या करते हैं, गोल उष्मक की सहायता से उसके गलनांक तक, उसके पिघलने तक क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। और जैसे ही यह धातु पिघलती है तो चूंकि जो अशुद्धियां होती हैं वह द्रव में क्या होती हैं, ज़्यादा घुलनशील होती हैं, इसलिए वह क्या होती हैं, एक तरफ किनारे होती जाती हैं। और इस क्षण के दूसरे सिरे को हम जैसे जैसे आगे की तरफ खिसकाते जाते हैं तो आगे की तरफ भाग क्या होता है भाई, गोल उष्मक के बाहर आएगा तो वातावरण उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। और जब धातु ठंडी होगी तो वह फिर क्या होगी, जमना शुरू कर देगी, यानी ठोस के रूप में प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। यह इधर कैसी है, यह ठोस के रूप में प्राप्त है धातु, तो ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगी, जो कि कैसी धातु होगी, शुद्ध धातु होगी। और इस क्रिया को कम से कम 2 बार दोहराया जाता है, जिससे एकदम प्योर धातु, एकदम शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम प्रभाजी क्रिस्टलन विधि को समझ सकते हैं। इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले क्रम में जो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल की जो हमारी दूसरी विधि है वह क्या है, केमिकल मेथड, यानी कि रासायनिक विधियां। धातु के शुद्धिकरण की जो दूसरी विधि है वह क्या है, रासायनिक विधि है। अब देखिए इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, आइए मैं इस चित्र की सहायता से आपको एक एक पार्ट इसका समझाता हूं। देखिए अगर जैसे मान लेते हैं हमें किसका शुद्धिकरण करना है, कापर का करना है, तांबे का करना है, किसका करना है, कापर का करना है।
कापर और तांबा एक ही होता है। तो कापर का यानी कि किसका करना है, Cu का करना है, और हम जानते हैं कि Cu पे कौन सा चार्ज होता है, 2+ चार्ज होता है। अब देखिए, अगर हमें जिस धातु का शुद्धिकरण करना है, रासायनिक विधियों में होता यह है कि हमें जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है उसकी हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, यानी कि 2 छड़ें लेते हैं। एक तो जो छड़ होती है वह शुद्ध छड़ होती है, और एक तो ये क्या होती है, अशुद्ध छड़। यानी कि जैसे हमें कापर को क्या करना है, शुद्ध करना है, तो जिस चीज को शुद्ध करना है तो कापर की यह अशुद्ध छड़ है जिसे हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। यानी कि जो आपके भर्जन और निस्तापन यानी कि धातु के निष्कर्षण से प्राप्त जो Cu है उसकी छड़ को हमने यहां ले लिया। अब उसकी छड़ थोड़ी सी क्या है, मोटी है, तो यहां हम लिख लेंगे कि यह क्या है, Cu की अशुद्ध छड़ है, Cu की अशुद्ध छड़ है। और जो ये पतली वाली छड़ है यह Cu की शुद्ध छड़ है, यह Cu की क्या है, शुद्ध छड़ है। अब देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, यहां पे करते क्या है, हम इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। और दूसरी चीज की जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है यह भी क्या है, अम्लीय कापर का लिक्विड है। क्या है आपका, अम्लीय कापर का लिक्विड है, तो इसे हम कहते हैं एसिडिक। तो देखिए जो इसमें विलयन है वह क्या है, एसिडिक कॉपर सल्फेट का विलयन है। यानी कि हमें कापर का शुद्धिकरण करना है, तो जिसको शुद्ध करना है उसको तो हमने लिया ही, उसके अलावा अलग से इसमें हमने क्या लिया, एक कापर की शुद्ध छड़ लिया, और दूसरा एक कापर सल्फेट का क्या लिया हमने, अम्लीय माध्यम लिया, अम्लीय विलयन लिया। कापर सल्फेट का हमने क्या किया, अम्लीय विलयन। ये एसिडिक कापर सल्फेट यानी कि कापर का अम्लीय सल्फेट है, कापर सल्फेट का अम्लीय विलयन या कापर का अम्लीय सल्फेट है। तो इसमें कापर का अम्लीय सल्फेट है। अब ध्यान से समझिएगा कि इसमें होता क्या है कि जब इसमें हम विद्युत धारा का क्या कराते हैं, प्रवाह कराते हैं, यानी कि जब इस कुंजी को हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, इस कुंजी को जैसे ही हमने बंद किया तो इस दोनों इलेक्ट्रोडों में क्या हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। देखिए जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसमें 2 चीज होता है, एक तो धनावेश और एक तो ऋणावेश। तो हमने इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की है कि ये जो शुद्ध छड़ है यह इसको हमने किसमें जोड़ा है, कैथोड में, किसमें जोड़ा है, कैथोड में, यानी कि इसको हम ऋणात्मक टर्मिनल में जोड़ा है। जैसे बैटरी में आपका एक धन और एक ऋण होता है, तो इस इलेक्ट्रोड को जो Cu की शुद्ध इलेक्ट्रोड है उसको हमने क्या किया है, बैटरी के माइनस से जोड़ा है, और जो आपकी अशुद्ध छड़ है इसको हमने जोड़ा है एनोड, यानी कि इसको हमने प्लस से जोड़ा है। तो इसको हमने कैथोड से जोड़ा और इसको हमने किससे जोड़ा, एनोड से जोड़ा। अब जैसे ही इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, कुंजी को बंद किया, तो इसके अंदर क्या क्रियाकलाप होता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए चूंकि इसमें कौन सा आवेश आ रहा है, धन आवेश आ रहा है, इसमें कौन सा आवेश आ रहा है, धन आवेश। इसमें पहले से क्या उपस्थित है, आपका Cu2+ उपस्थित है। अब हमने आपको बताया है कि विद्युत धारा की एक खासियत होती है कि अगर समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, धक्का देते हैं, उनके अंदर प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। समान आवेश जब एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे अगर प्लस के पास प्लस आता है तो प्लस उसको क्या करेगा, धक्का देगा, लात मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर वही प्लस के पास अगर माइनस आता तो इसको प्यार से यह क्या कर लेता, रख लेता। तो यहां पे देखिए, यहां पे तो माइनस था, शुद्ध छड़ यहां पे थी, और कापर Cu+ इसमें भी है, Cu2+ इसमें भी है। तो चूंकि यहां पे तो माइनस है तो इस माइनस को यह कापर जो है आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, आसानी से उस माइनस को अपने अंदर प्यार से रख लेगा। लेकिन वही क्रिया जब इसमें प्लस के साथ होगी तो प्लस जैसे ही आएगा इस Cu2 को लात मारना शुरू कर देगा, यानी इसको हटाना शुरू कर देगा। अब जैसे ही हटाएगा तो इस Cu2+ में से ये जो Cu2+ है वह कहाँ जाने लगेगा, विलयन में जाने लगेगा। और हमने बताया है कि जब प्लस और माइनस 2 चीज होते हैं तो माइनस प्लस को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो जो Cu2+ यहाँ विलयन में जा रहा है, अब ये माइनस उस Cu2+ को अपनी ओर क्या करेगा, बुलाएगा। तो ये Cu2+ जो है अब कहाँ जाने लगेगा, कैथोड के पास जाने लगेगा। तो इस प्रकार से अब Cu2 यहाँ
प्लस क्या करेगा, इसको लात मार मार के यहाँ पे जितने भी Cu2+ रहेंगे, यानी कि जितने भी धनात्मक रहेंगे, इस धनात्मक को यह धनात्मक क्या करेगा, लात मार मार के क्या कर देगा, हटा देगा। और ये सब जाकर के कहाँ चिपक जाएंगे, माइनस के पास, कैथोड के पास जाकर के शरण ले लेंगे, इसके पास जाकर के क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बचेंगी ये अशुद्धियों के रूप में, यहाँ पर के ये एनोड मंड इसको कहते हैं, एनोड मड, हिंदी में इसको कहेंगे तो इसको कहेंगे हम एनोड पंख, एनोड पंख। और पंख मतलब आप सब जानते हैं, होशियार हैं, क्या होता है, कीचड़ होता है। पंख मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। तो जो अशुद्धियां इसमें बचेंगी वे अशुद्धियां इस कैथोड के नीचे, एनोड के नीचे एनोड मंड के रूप में क्या होंगी, इकट्ठा होती चली जाएंगी। और Cu2+ को जितना भी ये लात मारेगा वह Cu2+ शुद्ध क्षण की तरफ, Cu की शुद्ध क्षण की तरफ क्या होगा, उसके चारों ओर जाकर के जमा हो जाएगा, जिसे हम बाद में क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और इस प्रकार से हमें Cu2+ एकदम शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब एक बार आइए इसको और समझा देते हैं आपको, अगर समझ में नहीं आया होगा तो, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जिस धातु को हमें शुद्ध करना होता है उसकी दो क्षण लेते हैं, अशुद्ध धातु की मोटी क्षण और शुद्ध धातु की पतली क्षण। अपने से भी इस लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। तो शुद्ध अशुद्ध धातु की मोटी क्षण और शुद्ध धातु की पतली क्षण को लिया जाता है और इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि बैटरी का जो ऋण टर्मिनल है वह शुद्ध धातु की पतली क्षण से जुड़ा हो और बैटरी का जो धन टर्मिनल है वह अशुद्ध धातु की मोटी क्षण से जुड़ा हो। और जैसे ही और उसको क्या करते हैं हम, अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों को, उन दोनों क्षणों को क्या करते हैं, हम डाल देते हैं, उसमें भिगो देते हैं। तत्पश्चात हम क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह कराते हैं। और विद्युत धारा का प्रवाह जैसे कराते हैं, जो मोटी अशुद्ध धातु की मोटी क्षण जो है, जो कि एनोड से जुड़ी हुई है, उसमें से कॉपर निकलना क्या हो जाते हैं, शुरू कर देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, अम्लीय सल्फेट के विलयन में चले जाते हैं, जिसे क्या करता है, कैथोड अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें क्या करता है, बुला लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे यहाँ पे कैथोड पे आपकी शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और जो अशुद्धियां होती हैं वे एनोड मंड, एनोड पंख या एनोड कीचड़ के रूप में एनोड के जस्ट नीचे क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। और इस प्रकार से हमारी शुद्ध धातु को हम कैथोड पर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से हम रासायनिक विधि को समझ सकते हैं। तो आइए अब हमने जो अयस्क से संबंधित पढ़ा है उसको एक चार्ट के माध्यम से, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, उस चार्ट को डिस्कस करके इस वीडियो को द एंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अयस्क से संबंधित अब तक इस पार्ट के अंदर जो भी पढ़ा, आइए उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अयस्क का क्या किया, जो हमें भूमि से प्राप्त धातु की अत्यधिक मात्रा थी उसे हम अयस्क करते थे। और उस अयस्क का हमने क्या किया, सर्वप्रथम उस अयस्क का हमने क्या किया, सांद्रण। तो उस अयस्क का हमने क्या किया, सांद्रण किया। उस अयस्क का सांद्रण के लिए जैसे हमने विधि उपयोग में ली, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लवन या झाग प्लवन विधि का उपयोग हमने किया। तो अयस्क का हमने क्या कर लिया, सांद्रण। अब जब हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया तो फिर हमने क्या किया, धातु का निष्कर्षण। अशुद्धियों को जब हमने दूर कर लिया अयस्क के सांद्रण के बाद, तो फिर हमने क्या किया, धातु का निष्कर्षण। और धातु का निष्कर्षण आपको 3 स्टेप में कराया गया। तो हमने धातु के निष्कर्षण में ज्यादा क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील 3 पार्ट में इसका डिवाइडेशन करके इसको हमने क्या किया, शुद्ध किया। तो जो आपकी ज्यादा क्रियाशील धातुएं थी, जो आपकी ज्यादा क्रियाशील धातुएं थी, उनको हमने क्या किया, विद्युत अपघटन विधि से, हमने चर्चा किया था, उनको हमने विद्युत अपघटन विधि के द्वारा शुद्ध किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहां पे हमने क्या किया, विद्युत अपघटन के द्वारा धातु को शुद्ध किया। और जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, उनका हमने क्या किया, उनके सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया। भर्जन किया। जैसे अभी जो हम एग्जांपल बताए Au और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम धातु का, तो उसको हमने उसके सल्फाइड अयस्कों का क्या किया, भर्जन किया। और भर्जन के पश्चात उससे हमने क्या किया, धातु प्राप्त की। और फिर धातु से हमने अशुद्धि को दूर करके उसे हमने क्या कर लिया, शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया या परिष्कृत धातु प्राप्त कर लिया। तो सब ये जो आपकी कम क्रियाशील धातुएं हैं, यानी कि एकदम कम क्रियाशील धातुएं हैं, उनको हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, उनका भर्जन किए हमने। और फिर हमने क्या किया, धातु का
धातु को शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त किया। देखिए अब मध्यम क्रियाशील जो धातुएं थी उनके दो अयस्कों के रूप में हमने तोड़ा। किन अयस्कों के रूप में हमने तोड़ा? दो अयस्कों के रूप में तोड़ा। नंबर 1 तो आपका था कार्बोनेट अयस्क, और नंबर 2 आपका था सल्फाइड। और हमने जो कार्बोनेट अयस्क का जो सांद्रण किया और सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण किया, कार्बोनेट अयस्क के लिए हमने काम में लिया किसको? निस्तापन को। कार्बोनेट अयस्क के सांद्रण हेतु हमने क्या किया? निस्तापन, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में रख करके कार्बोनेट अयस्क को हमने गर्म किया। और सल्फाइड के लिए हमने किसको काम में लिया? भर्जन को। सल्फाइड के लिए हमने किसको काम में लिया? भर्जन को। यानी भर्जन में हमने क्या किया कि वायु की उपस्थिति में रख करके हमने सल्फाइड अयस्क को गर्म किया, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ? इन दोनों से निस्तापन किया तो भी और भर्जन किया तो भी हमने धातु के ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किया। तो यानी कि चाहे आप भर्जन को ले लें चाहे निस्तापन से हमें क्या प्राप्त हुई? धातु का ऑक्साइड। हमें क्या प्राप्त हुआ? धातु का ऑक्साइड। और फिर इस धातु के ऑक्साइड को हमने क्या किया? अपचयन करके इस धातु के ऑक्साइड का अपचयन करा करके शुद्ध धातु प्राप्त किया। तो उसके बाद क्या किया? अपचयन, उसके बाद जाकर के हमें शुद्ध धातु प्राप्त हुई। अपचयन के बाद हमें जाकर के शुद्ध धातु प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम इस समरी को समझ सकते हैं। सर्वप्रथम हमने अयस्क को देखा कि अयस्क क्या है, उसके बाद हमने अयस्क का सांद्रण किया, उसमें से अशुद्धियों को दूर किया विभिन्न विधियों के द्वारा। फिर से हमने धातु का निष्कर्षण किया और धातु के निष्कर्षण के लिए हमने 3 ग्रुप में तत्वों को बांटा: ज्यादा क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, कम क्रियाशील। ज्यादा क्रियाशील जो धातुएं हैं उनको अलग करना अत्यंत कठिन था, तो जिसके लिए हमने विद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया। ये क्लियर हो गया। और जो कम क्रियाशील धातुएं थी वे तो किसी से क्रिया करती नहीं है, तो उनको सिंपल सा हमने क्या किया? भर्जन किया, यानी थोड़ा सा गर्म किया। और गर्म करने के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो गई। जैसे हमने बताया था कि जो परावर्तक भट्ठी में अभी हमने जो चर्चा किया कि परावर्तक भट्ठी में हम क्या करते हैं? उसको गलने तक क्या करते हैं? उसको गलने तक पिघलाते हैं और गल करके धातु अपने आप नीचे चली जाती है, अशुद्धि ऊपर ही रह जाती है। तो ये हमने इस प्रकार से इसको शुद्ध कर लिया, कम क्रियाशील। और देखिए जो मध्यम क्रियाशील वस्तुएं थी उनके अयस्कों को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो कार्बोनेट अयस्क और दूसरा सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क के लिए हमने निस्तापन को काम लिया, वायु की अनुपस्थिति, और सल्फाइड अयस्क को हमने भर्जन के रूप में काम में लिया, यानी वायु की उपस्थिति में इसको गर्म किया। और दोनों को ही भर्जन और निस्तापन से ही हमने क्या किया? धातु को ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किया। और ऑक्साइड के रूप में जब हमने धातु को प्राप्त कर लिया तो उसका हमने क्या कराया? अपचयन कराया, जिससे हमें शुद्ध धातु क्या हो गई? प्राप्त हो गई। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में यहाँ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोहे के बारे में। देखिए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहुत सारी लोहे की खदान है। छत्तीसगढ़ के ही अंतर्गत क्या पूरे भारतवर्ष में ही बहुत ज़्यादा लोहे की खदान है। एक तो युग ही हमारा है लौह युग जिसे कहा जाता था, यानी कि जिसमें हमने लोहे को खूब भरपूर मात्रा में प्राप्त किया और लोहे को हम भरपूर मात्रा में अपने काम में भी उपयोग में लेते हैं। तो जो नेक्स्ट आने वाला टॉपिक है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसे देखना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।